राणा। तो मैं हूं मीर भट्ट। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन संकेत कल क्लोजिंग में जिस तरह के थे उसी से अगर क्यों लिया जाए तो फिर कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि बुल्स आसानी से इस मार्केट पर अपनी ग्रिप छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आज भी अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली एक अच्छी वीकली क्लोजिंग का संकेत मार्केट के लिए बनेगा। जी, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो क्या बैटिंग बैंकिंग, टेलीकॉम और एविएशन की ओर से हो सकती है? हाँ, बैटिंग खैर उनकी तरफ से हो गया नहीं, बैंकिंग कर सकता है बैटिंग। बाकी टेलीकॉम, देखिए टेलीकॉम में बैटिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन। एविएशन में हाँ, इंडिगो पर देखते हैं कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है। कल मार्केट बंद होने के बाद उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कॉल किया है उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने क्लैरिफाई की हैं, लेकिन अभी भी इट्स एट अ वेरी मैक्रो लेवल जो उन्होंने क्लैरिफाई किया है वो। लेकिन हाउसेस के जो व्यू आया है वो पॉजिटिव ही है इंडिगो पर, और 1400-1500 तक के टारगेट्स आए हैं। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होने वाली है, उससे ठीक पहले एसजेक्स निफ्टी अभी भी थोड़ी सॉफ्टनेस दिखा रहा है और 21 पॉइंट्स नीचे ये 9646 के लेवल्स पर है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स भी वीक हैं आज के सेशन में, और यूएस मार्केट की भी जो कल क्लोजिंग हुई वो ऑलमोस्ट 1% के डिप के साथ हुई। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ओर से जो हॉकिश कॉमेंट आए पॉलिसी टाइटन करने को लेकर, उसके बाद बॉन्ड यील्ड में एक जोरदार तेजी, जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट्स पर थोड़ा प्रेशर डेवलप हुआ। लेकिन इंटरनेशनल क्यूज भले ही थोड़े वीक हो, लेकिन अगर डेरिवेटिव डाटा जो कि अब तक हमने डिस्कस किया और स्पेशली इस हफ्ते के सेंटिमेंट्स उन्हें देखते हुए इंडिकेशन मिल रही है कि शायद डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहे और एक बार फिर से निफ्टी अटेम्प्ट करे 9700 या फिर उसके बियॉन्ड जाने की। इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत हुई है, उसमें निफ्टी 11 पॉइंट्स ऊपर 9685 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है शुरुआती सेशन में, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि आज के सत्र में एविएशन स्टॉक स्पेशली इंडिगो का रिएक्शन देखना होगा। मिड कैप बैंकिंग या फिर जो सरकारी बैंक है, पिछले 2 दिनों में अच्छा मूव दिखा है इस पूरे स्पेस में, क्या वो आज भी कंटिन्यू होगा या फिर नहीं। और भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स, इन पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। रुपए की ओपनिंग हुई है और रुपया 2 पैसे की मजबूती के साथ खुला है। 64.78 पर कल बंद हुआ था, अभी 64.75 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। लेकिन हर रोज सुबह 7:30 बजे फास्ट मनी शो में हम आपको 20 इंट्राडे कॉल्स बताते हैं। ये कॉल्स कौन सी, एक बार फिर से देख लेते हैं। शुरुआत जो मैंने अपने पोर्टफोलियो की है वो है डेटामैटिक्स ग्लोबल के साथ। आज 117 का टारगेट रहेगा, 110 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। आईजी पेट्रो अगर आप खरीदते हैं तो 472 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। कल की क्लोजिंग के ऊपर ये आपको पॉजिटिव रिटर्न दिला सकता है। यूकाल फ्यूल पे 219 का टारगेट, 211 का स्टॉप लॉस। बतौर ईपीएस शेयर मैंने टाटा कॉफी को उतारा है। आज 146 का टारगेट रहेगा, 138 का स्टॉप लॉस। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रोबस्टा कॉफी की जुलाई और सितंबर वायदा में फर्क बढ़ गया है। जो जुलाई वायदा जो है $35 महंगा है। कोहिनूर फूड्स 77.5 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 73 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। बिनानी इंडस्ट्रीज आपके रडार पर रहना चाहिए, 85 का टारगेट। आज के सत्र में 79 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एस्टेक लाइफ स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी कल के सत्र में, अब 602 तक के टारगेट्स रहेंगे, 580 का स्टॉप लॉस। बालाजी अमीन्स, इनको महाराष्ट्र प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिली है पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपेंशन के लिए, 365 का टारगेट रहेगा, 348 का स्टॉप लॉस। ग्लेनमार्क, इसको पॉजिटिव साइड पे प्ले किया जा सकता है 670 के टारगेट के लिए। और इंगलसोर रैंड आज का सुपरहिट शेयर है, 912 का टारगेट रहेगा, 878 का एक स्टॉप लॉस। एक सीमेंट प्ले है रेन इंडस्ट्रीज, इसके साथ मैंने शुरुआत करी थी। कल मिड कैप सीमेंट कंपनी काफ़ी एक्टिव थी और इसमें कुछ बड़े निवेशकों की ओर से खरीदारी की भी खबरें निकल के सामने आई। रेन इंडस्ट्रीज में आज के लिए 125 के जोन्स के लिए आप अप्रोच करें। डेंटन कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जिसमें कुछ बड़े जो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने बड़ी खरीदारी करी है। आज भी मोमेंटम सस्टेन करेगा, 140 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। HDIL कल अगर आप देखें तो रियल एस्टेट स्पेस में जो हाइस थे वहाँ से अच्छी खासी गिरावट के साथ ही काउंटर बंद हुआ। कोटक म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी है, 84.5 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। PFS एक मिड कैप PSU फाइनेंशियल कंपनी है, इसमें आज तेजी रह सकती है, 40 रुपये का टारगेट होगा, 41.30 का स्टॉप लॉस रखें। और मिड कैप सरकारी बैंकों में कल काफी अच्छा एक्शन था और चुनिंदा बैंक्स आज भी चल सकते हैं। IOB पे नजर रखें, 26-10 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ BHEL, जसडेल जैसे जो काउंटर्स हैं, चूंकि संकेत खराब हैं, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो शायद प्रेशर बढ़ सकता है, तो इन दोनों काउंटर्स में आज आप बिकवाली कर सकते हैं। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स में कल जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें मॉर्गन स्टैनली ने अच्छा खासा स्टेक एक्वायर किया है, आज 293 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ग्रुप फाइनेंस कल काफी ज्यादा एक्टिव था, 4-4.5% के आसपास का आपको था, आज भी तेजी रह सकती है, 485 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और बतौर सुपरहिट एक केमिकल स्पेस की कंपनी है मनाली पेट्रो, इसमें आज तेजी देखने को मिल सकती है, 42.5 का टारगेट होगा, 39 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। तो ये थी वो पिक्स जिस पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। निफ्टी फ्लैट ही संकेत 9674 का लेवल। हमारे साथ हेमंत बने हुए हैं, साथ ही सिमी,
हमारे साथ हैं मयूरेश जोशी हैं, विश्वेश चौहान हैं और साथ ही किरण जाधव। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हेमंत, अब देखिए आज भी संकेत तो कुछ हद तक फ्लैटिश ही हैं। बुल्स आसानी से ग्रिप छोड़ना चाहते नहीं हैं, लेकिन उनकी भी जो अपसाइड है वो कुछ हद तक कैप्ड है और अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा। तो आज ट्रेड क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए मीर, मेरे हिसाब से जिस तरह से प्रोग्राम की शुरुआत में मैं कहने बोला कि बेस जो है वो बहुत अच्छा फॉर्म हो रहा है और अब 96 फुट का इतना ज्यादा एडिशन होना, आपका 58 लाख का ओआई हो चुका है। अगर आज का दिन भी फ्लैटिश रहा तो मुझे लगता है कि वी विल क्रॉस 60 लाख ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो ऑन 96 फुट। तो मुझे लग रहा है कि सूनर और लेटर मैं उस कैंप को बिलीव करता हूं कि मार्केट विल क्रॉस 9700 और ये ब्रेकआउट अपसाइड पे ही आना चाहिए। तो पहला टारगेट मैंने 9750 का रखा है, बट मुझे ऐसे लगता है कि जो ब्रेकआउट का चांसेस हैं वो ज्यादा ऊपर की साइड है। तो वी विल कंटिन्यू टू रिकमेंड टू बी लॉन्ग ऑन एवरी डिप। स्टॉप लॉस आपका लॉन्ग पोजीशंस का 9550 होना चाहिए। जी, मयूरेश जोशी भी हमारे साथ मौजूद है एंजल ब्रोकिंग से, उनसे बातचीत करते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। ये इंडिगो की कॉन कॉल आपने भी सुनी होगी, क्या की टेक अवेज हैं आपके? अगर कोई डील थ्रू होती भी है आगे जाते हुए तो इट विल टेक टाइम, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन बाय देन इंडिगो को लेकर अप्रोच क्या रखे इन्वेस्टर्स? मॉर्निंग दीपाली जी, यस आई थिंक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिल्कुल हो सकता है और जैसे आई थिंक इन्होंने कंडीशंस रखे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो बिडिंग होगी आई थिंक ये शायद थोड़ी अग्रेसिव। मयूरेश, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, आपसे रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन विश्वेश चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक व्यू इंडिगो पर ले लेते हैं। विश्वेश, एविएशन में कोई बाइंग इंटरेस्ट है अभी आपका और स्पेशली इंडिगो कैसा लग रहा है? इंडिगो को बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट था अराउंड 1150। तो वो जो सपोर्ट था वो मेरे ख्याल से टेस्ट हो चुका है और अभी कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में एज द न्यूज़ डेवलप स्टॉक में हम मूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन बारिंग दैट मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल क्रूड गोइंग डाउन ऑगर्स वेल फॉर दिस कंपनी। एंड मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने थोड़ा सा कॉन कॉल का पार्ट सुना था, मुझे इतना समझ में आ रहा था कि मैनेजमेंट ने बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट किया है कि दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन दी लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस ऑफ दी एयर इंडिया। व्हाट इट मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू गो इनटू द बिजनेस विच वुड बी गिव देम अ एज। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर वुड टेक इट वेरी पॉजिटिवली और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में स्टॉक 1400 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तो बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह होगी। बिल्कुल नज़र रखी जा सकती है। हालांकि देखिए, इंडिगो ने कल जो कहा है वो काफ़ी हद तक इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। एक बार सरकार की तरफ से और क्लैरिटी आए कि वो क्या सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन क्रिएट करना चाहते हैं या पूरी एक सिंगल एंटिटी बेचना चाहते हैं। और वो इंडिगो ने भी कहा कॉन कॉल में कि वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, देखना होगा। खैर, जो एक दूसरा पहलू है या फिर दूसरा तबका है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और उसमें भी मिड कैप बैंक्स का। हेमंत, यहाँ पर न्यूज़ फ्लो काफ़ी रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन एक वाइब्रेंसी है। जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन से स्टॉक पर हैं इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक इंडेक्स में फॉलो बाइंग रहेगी और मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में उसमें लॉजिकल पॉइंट भी बताया है कि बहुत कंसोलिडेशन के बाद 7 दिन लगातार 200 डीएमएस के आसपास घूमने के बाद कल बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट आया है। तो मिड कैप पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। जिस तरह से 130 पुट में एडिशन हो रहा है, जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि 150-152 का टारगेट देखने को मिल सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 135। बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अगर मुझे चूज करना हो तो फिर मैं चूज करूंगा यूनियन बैंक को। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी तेजी मेंटेन रह सकती है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 160। तो यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट बैंक ऑफ इंडिया मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा। जी, मयूरेश जोशी एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ। मयूरेश, बैंकिंग स्टॉक्स की बात हुई तो एक आरबीएल बैंक पर आपके कमेंट्स चाहिए, क्योंकि आज 2 खबरें हैं इस पर। एक तो फंड रेजिंग को लेकर कंपनी की बैंक की बोर्ड मीट है और दूसरा ये एनपीए डाइवर्जेंस का भी इशू अब रेज हुआ है, जो कि शायद सेंटीमेंट कमजोर करे स्टॉक में और अभी भी ये इंडिकेटिव एक्शन में करीब 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू क्या है आरबीएल बैंक पर इन खबरों के बीच में?
ये थोड़ा डैम्पिंग इफेक्ट ज़रूर लाएगा और वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड पे बिल्कुल है आरबीएल बैंक के लिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के जो कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक है जैसे एक्सिस बैंक है, इस पे हमारा ज़्यादा आई थिंक पॉजिटिव बायस है। वर्स्ट इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स शुड प्रॉब्ली गेट ओवर फॉर दीज बैंक्स। और जैसे डाइवर्जेंस रिपोर्ट्स आईसीआईसीआई बैंक ने भी आई थिंक रिपोर्ट किए थे, आई थिंक दे आर फार क्लोजर टू व्हाट दे हैड एस्टिमेटेड। तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई एंड एक्सिस इज समथिंग दैट वी रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट। बिल्कुल। एक बार नजर डालते हैं भारतीय एयरटेल पर और साथ ही टीटीएमएल पर। आज खबरें हैं, हालांकि सोर्सेज बेस्ड खबरें हैं और बहुत ही इनिशियल खबरें हैं कि भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज जो हैं वो विचार कर सकते हैं अपनी टेलीकॉम डीटीएच इस तरह की अलग अलग सर्विसेज को मर्ज करने पर, और इसके लिए शुरुआती बातचीत चल रही है, ये खबरें हैं। लेकिन भारतीय एयरटेल पॉजिटिव है, इस समय करीब 0.25% ऊपर भारतीय एयरटेल दिख रहा है। सिमी, भारतीय एयरटेल पर आपका व्यू क्या होगा? भारतीय एयरटेल मिहिर, मुझे लगता है कि टेक्निकली एक अच्छा मोमेंटम दिखा चुका है। जब से ये स्टॉक 65 के ऊपर आया था तब से इसमें एक अच्छा मोमेंटम था, अभी तो और ऊपर आ चुका है और यहाँ से मुझे लगता है कि 390 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा। 380-390 के आसपास वो रेंज क्रॉस करने के बाद इसमें एक 6 महीने का ब्रेकआउट आएगा। तो फ्रेश बाइंग मैं 390 के ऊपर जाने के बाद ही करूँगी। ओवरऑल जिनके पास ये स्टॉक है वो मेंटेन करेगा 365-370 का स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 390 के ऊपर जो ब्रेकआउट आएगा उसके बाद अगर ये स्टॉक 390 का लेवल होल्ड कर पाता है तो उसका टारगेट करीब 410 का होता है मिनिमम। 410 से 420 का मिनिमम टारगेट आता है। तो 390 के ऊपर जाने के बाद ही मैं फ्रेश बाई सजेस्ट करूँगी। जी मयूरेश, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से पीएनबी पर क्या व्यू है आपका? 2 सेशन में अच्छा मूव रहा है इस पर, और हाल फिलहाल में कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने 30% 40% तक के अपसाइड की बात कही है और 2 दिनों में अच्छा मूव भी स्टॉक में देखा गया है। क्या आपने पीएनबी या फिर हाल फिलहाल में किसी सरकारी बैंक पर बाय रिकमेंडेशन दी है अपने क्लाइंट्स को? दीपाली जी, आई थिंक रिजल्ट्स के हिसाब से आई थिंक एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स Q1 Q2 पीएनबी पे अभी भी आई थिंक बरकरार रहेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो रिटर्न रेशियोज हैं ये थोड़ी डैम्पन रहेगी। कहीं ना कहीं आई थिंक विद इन द पीएसयू पैक का मुझे एसबीआई टाइम से पसंद आ रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। जितनी भी प्रोविजनिंग की हम बात कर रहे थे, आई थिंक द बैंक हैज़ सफिशिएंटली स्टेटेड दैट दे हैव एडिक्वेटली प्रोवाइडेड फॉर द सेम। दूसरी बात, आई थिंक इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो मर्जर्स हैं आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्ली इन द प्राइस। तो मेरे ख्याल से आई थिंक हमारी टॉप पिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी फ्रॉम द पीएसयू बैंक। चलिए, एक फ्लैट ओपनिंग का इंडिकेशन है। मार्केट 9670 पर रुका है निफ्टी, लेकिन बढ़त है जिन स्टॉक्स पर उनको एक बार देख लेते हैं। नाउ ये फ्लैट ओपनिंग के बीच भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज शुरुआत में अच्छी वाइब्रेंसी दिखा सकते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल है, आइशर मोटर्स है, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आईटीसी, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी और ल्यूपिन। ये हो सकता है अच्छा मूव दे। ल्यूपिन पर क्विकली किरण, आपका व्यू क्या है इस समय? लुपिन वैसे भी अगर देखा जाए तो एक कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में ही है। एक परसों दिन एक बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिली थी और उसके बाद वापस कल फिसलता नजर आ गया स्टॉक। तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे 1140 1150 के लेवल्स है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं कुछ इसमें बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि शायद टाइम करेक्ट करेगा या प्राइस और भी करेक्ट करते नजर आएगी। तो जब तक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं आता तब तक मैं लॉन्ग टर्म बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। जी, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में आईडीएफसी बैंक एक बार फिर से अप मूव लेते हुए करीब 3% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 6520 के लेवल्स पर। क्विकली सिमी, आपके टारगेट्स क्या हैं आज इंट्राडे में आईडीएफसी बैंक पर? इंट्राडे में दीपाली टारगेट देना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि कोई पोजीशन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले अगर लिया है तो मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे आईडीबीआई बैंक नहीं या आईडीएफसी बैंक आपने कहा है? आईडीएफसी बैंक जो भी है आईडीएफसी बैंक में दीपाली में मुझे लगता है कि 65 से 67 का एक रेंज है जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है और फ्रेश मोमेंटम तभी मिलेगा जब ये 67 का लेवल क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। नहीं तो करंट लेवल पर बाई करने में थोड़ा सा मतलब रिस्की फील हो रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन जब तक ये 60 के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं होल्ड किया जा सकता है। जी,
लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी करीब 4 पॉइंट्स नीचे है 9670 के लेवल्स पर। भारतीय एयरटेल, आइस्टर मोटर्स, जी एंटरटेनमेंट, आईबी हाउसिंग की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। जो स्टॉक्स वीक हो सकते हैं उसमें है आईटी और मेटल स्पेस के शेयर्स, विप्रो, हिंडाल्को, वेदांता, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया। इन स्टॉक्स की 0.5% से 1% के डिप के साथ ओपनिंग हो सकती है। वहीं कैश के वो शेयर्स देखें जहां पर शुरुआती वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और स्टॉक बढ़कर खुल सकते हैं। उसमें एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1.5% ऊपर ये स्टॉक है, यहाँ भी अच्छा मूव देखा जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए कुछ चुनिंदा शुगर शेयर्स हैं जहां पर शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है। उगर शुगर एक स्टॉक है जहां पर रुझान अच्छा देखा जा रहा है। आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड, ये दोनों स्टॉक्स कांस्टेंट चल रहे हैं और आज भी एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इन दोनों शेयर्स की हो सकती है। एक बार देख लेते हैं इंडिकेटिव एक्शन में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को भी और उसके बाद इंडिगो को कि वहां पर शुरुआत कैसी हो रही है। आप देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस मामूली बढ़त लेकर अभी 1115 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बस है ऐसा मार्केट में सोर्स बेस्ड कि कल एक इंपॉर्टेंट बैठक है जिसके बाद डिसीजन लिया जा सकता है इस मेगा मर्जर को लेकर। इंडिगो भी 1/4% की बढ़त लेकर 1236 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कुछ और शेयर्स आप देखेंगे तो टी कॉफी स्पेस के जो शेयर्स हैं उनकी शुरुआत आज पॉजिटिव हो सकती है। ज्यादातर स्टॉक्स इंडिकेटिव एक्शन में विद वॉल्यूम्स एक ठीक ठाक स्पर्ट दिखा रहे हैं और एक बार फिर से जो हाईली डिवरेज्ड कंपनीज हैं यानी हाई डेट कंपनीज हैं वहाँ पर एक बार फिर से मोमेंटम बना हुआ है। वीडियोकॉन, यूनिटेक, ये सभी शेयर्स डिसेंट बढ़त दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बाजार खुलने वाला है और कुछ हद तक फ्लैट भले ही हो संकेत, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन आज जो हेमंत भी कह रहे थे कि 9700 का ये जो लेवल है वो एंड देन 9750, इस पर मार्केट की नज़र रहेगी। और आज अगर 9700 को चेस करता है निफ्टी दिन के दौरान, ट्रेडिंग सेशन के दौरान, तो ये डेफिनेटली कुछ हद तक एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का काम करेगा और साथ ही साइकोलॉजिकली मार्केट को तैयार करेगा 9750 एंड बियॉन्ड इन लेवल्स के लिए। ये ज़रूरी भी है। खुला 2 पॉइंट नीचे है निफ्टी, 9669 के लेवल पर निफ्टी खुला है, जबकि सेंसेक्स बस 8 पॉइंट नीचे 31365 के लेवल पर खुला है। तो काफ़ी फ्लैट ओपनिंग होते हुए निफ्टी करीब 12 पॉइंट नीचे है 9650 के लेवल की तरफ ये फिसलते हुए, और सेंसेक्स जो है वो करीब 26 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 21 पॉइंट नीचे है, 23,445 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तीनों ही फ्रंटलाइन इंडाइसेस को आप देखिए, इसमें 1/4% से भी कम का मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी के जो लूजर्स हैं उसमें टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा नुकसान वाला काउंटर है, 1% की गिरावट यहाँ पर है। भारतीय इंफ्राटेल, इस पर 1% का ड्रॉप है। विप्रो है जो कि नुकसान में ट्रेड करते हुए। ICICI बैंक पर 0.5% से ज़्यादा की गिरावट है, 291 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। HDFC लिमिटेड, टाटा मोटर्स का DVR, HCL टेक, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। अब जो गेनर्स हैं निफ्टी के लिमिटेड हैं, लेकिन जो है उन गेनर्स में ल्यूपिन है जो कि 1.25% चला है, और भारतीय एयरटेल ये करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। डॉक्टर रेड्डीज़ के काउंटर पर 0.5% के आसपास का मूव है, और साथ ही आइशर मोटर्स ये करीब 0.5% ऊपर है। सिप्ला 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन इंडेक्स को मूव कर सके ऐसे काउंटर्स अभी थोड़े से इनएक्टिव हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इन्हें। अगर इनकी तरफ से कुछ एक्शन आए देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा कोशिश करेगा यहाँ से ऊपर जाने की। रिलायंस बिल्कुल फ्लैट 1443 के लेवल पर। तो रिलायंस अभी तक एटलीस्ट अभी खुला है मार्केट, लेकिन कोई खास पार्टिसिपेशन रिलायंस की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। मिड कैप में IDFC बैंक आज भी एक्सटेंड करते हुए मूव करीब 3% ऊपर है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेस है जो कि करीब 1.25% ऊपर है। बैंक ऑफ इंडिया, PNB, ये कुछ इन अकाउंटर्स हैं जो कि मूव दे रहे हैं। इसके अलावा PNB हाउसिंग, RAC, PFC इन स्टॉक्स की भी शुरुआत मिड कैप स्पेस से पॉजिटिव फ्रंट पर हुई है। RBL बैंक NPA डाइवर्जेंस की खबर, सेंटिमेंट्स कमजोर स्टॉक पर 2% नीचे है। GMR इंफ्रा भी करीब 1.5% नीचे ओपन हुआ है। SRF यहाँ पर इनफैक्ट किरण ने सेल कॉल भी दी है और स्टॉक करीब 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा अपोलो टायर्स, IB रियल, ये स्टॉक्स है जो कि वीकनेस के साथ ओपन हुए हैं। ये हैं कैश के बढ़ने वाले शेयर्स। यूनिटेक, वीडियोकॉन, शिल्पी केपिल, मैक्लॉयड रसल, इन स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 3 से 5% तक का अपमूव देखा जा रहा है। और वीडियोकॉन, यूनिटेक के अलावा कुछ और शेयर्स जो मूव कर रहे हैं उसमें IDFC बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गायत्री प्रोजेक्ट्स, यूनिकेम लैबोरेटरीज हैं। यहाँ भी 2 से 3.5% तक की बढ़त है। एक बार देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। 531 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं NSE पर, और 560 शेयर्स ऐसे हैं जो कि दबाव में। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी मार्केट की ब्रेथ सोफा।
और वही रुझान है बीएसई पर भी। करीब 500 शेयर्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं और 450 शेयर्स ऐसे हैं जो कि दबाव में हैं। वहीं अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो 19 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 32 शेयर्स दबाव में है। लेकिन एक बार देख लेते हैं वो स्पेसिफिक पॉकेट्स जो कि आज न्यूज़ फ्लो में है, जैसे कि आईडीएफसी बैंक, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जहां पर कल अनाउंसमेंट आ सकती है मर्जर की, ऐसी सोर्स बेस्ड खबर है। दोनों स्टॉक्स आईडीएफसी बैंक, इनकी ओपनिंग स्ट्रांग हुई एक बार फिर से, 3.5% ऊपर आईडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है 65.45 के लेवल्स पर। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस 1% ऊपर है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट को आप देखेंगे तो वहां भी शुरुआत पॉजिटिव हुई है, 1.1% का मूव देखा जा रहा है। एक बार देख लेते हैं एविएशन स्पेस के स्टॉक, स्पेशली इंडिगो 0.5% ऊपर 1238 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। स्पाइस जेट में अच्छा मूव है, ये 0.25% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 127 के लेवल्स हैं और जेट एविस बिल्कुल फ्लैट है 592 के लेवल्स पर। एक बार देख लेते हैं टेलीकॉम स्पेस को, स्पेशली भारती एयरटेल जो कि आज इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर है आफ्टर ल्यूपिन। भारती एयरटेल करीब 1% ऊपर 385 के लेवल्स पर है। आइडिया सेलुलर नेगेटिव बायस के साथ 8230 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। आरबीएल बैंक हमने कहा था कि कमजोर ओपन हो सकता है और वही रुझान है भी, अभी भी 1.5% नीचे 517 के लेवल्स पर है। लेकिन इस हफ्ते के दौरान ल्यूपिन ने काफी अच्छा मूव दिया है और आज भी आप देखेंगे एक फ्लैट ओपनिंग के बाद अब ये इंडेक्स का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर है, सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर है, 2% ऊपर ये 1100 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा फार्मा में सिप्ला दूसरा स्टॉक है जहां पर बाइंग इंटरेस्ट है, ये भी करीब 0.5% तक की बढ़त दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई है और ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 8% ऊपर है। तो बड़े फार्मा शेयर्स की जो ओपनिंग है वो पॉजिटिव हुई है। सन फार्मा बहुत ज़्यादा गेन नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है। टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लिमिटेड, बॉश, एशियन पेंट्स, गेल, ये कुछ लूजर्स हैं इंडेक्स। बिल्कुल। तो 15 पॉइंट नीचे है निफ्टी और सेंसेक्स 41 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार देख लेते हैं जो कैश के गेनर्स, हालांकि आपने अभी भी बताया, इसमें देखते हैं कुछ एक काउंटर। देखिए TTML 5.5% ऊपर है, TTML का काउंटर 5.5%, बिकॉज ऑब्वियसली अगर भारती और टाटा टेली का मर्जर होता है तो दिस विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट। आज का टुडेज ट्रेड भी देख लेते हैं। बाजार खुलने से पहले हमने आपको कहा था कि यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 8:50 पर हमने बताया था कि आज आप सांघी इंडस्ट्रीज़ पर ट्रेड कर सकते हैं। 102 के टारगेट के लिए 92 का स्टॉप लॉस रखिए। काउंटर इज इन अप मूव, करीब 2.5% ऊपर सांघी इंडस्ट्रीज़ इस समय ट्रेड करते हुए। बट ओवरऑल ओपनिंग जिस तरह की हुई है, कोई बहुत बड़ा टेक अवे ओपनिंग में तो नहीं है। हेमंत, क्या कहेंगे ओपनिंग पर? देखिए, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाजार 9650 को भी नहीं तोड़ रहा है। तो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद बैंक निफ्टी भी बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा। पीएसयू बैंक इंडेक्स आज भी फॉलो अप बाइंग दिखा रहा है, तो मुझे नहीं, मेरा अभी भी व्यू वही है कि अगर दोबारा भी इंट्राडे डिप मिलता है तो आप लॉन्ग कीजिए। मुझे लगता है कि बाजार इस बार 97 बहुत ज्यादा चांसेस है मीर के क्रॉस कर जाएगा। जी, एक बार टी कॉफी स्टॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पर शुरुआत पॉजिटिव हुई और ज़्यादातर शेयर्स विद वॉल्यूम्स एक अच्छी मूव ले रहे हैं। जयश्री टी 6.5% ऊपर है, मैक्लोइड रसल 3% ऊपर है, हैरिसन मलयालम यहाँ भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं और 4.5% का मूव स्टॉक में भी देखा जा रहा है। 8220 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। तो टी कॉफी शेयर्स की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, डिसेंट गेन्स देखे जा रहे हैं। लेकिन एक बार आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और एक स्टॉक देखिए ल्यूपिन, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छा मूव है और इस पूरे हफ्ते ये स्टॉक्स कांस्टेंट चले भी हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1.5% ऊपर है और ल्यूपिन में 2% तक की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। मयूरेश, यूनाइटेड स्पिरिट्स और ल्यूपिन दोनों पर आपका व्यू क्या है? नहीं, लिकर स्टॉक्स पे आई थिंक काफ़ी ओवरहैंग अभी भी है। आई थिंक हाँ, रिस्पाइट ज़रूर देखने मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हाउ द डी नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज इज टेकिंग प्लेस, बट लार्जली मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छी खासी मूव आ चुकी है। फॉर लुपिन इन जनरल मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक इज़ वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये दर्शाया है कि जो ये साल है आई थिंक ये थोड़ा टफ रहेगा कंपनी के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव एंड मार्जिन्स रिकवरी अलॉन्ग विथ न्यू लॉन्चेस। हालांकि 20-25 प्रोडक्ट लॉन्च करने की उम्मीद है, बट 19 के बाद के नंबर आई थिंक काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगे विद EBITDA मार्जिन्स बाउंसिंग बैक एंड अ फ्यू ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स प्रॉब्ली कमिंग इनटू द लाइमलाइट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट से इस प्रीएम्प्टिंग फैन 19 की मूव, अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत रहा है स्टॉक का और जो लेवल से करेक्ट हुआ है मेरे ख्याल से आई थिंक वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो फॉर ऑल लॉन्ग हॉल अगर किसी का 1.5-2 साल का व्यू है तो मेरे ख्याल से आई थिंक लुपिन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड एंड प्लेस्ड। बिल्कुल। विश्वेश्वर, जिस तरह का ट्रेड हो रहा है, जैसे हेमंत कह भी रहे थे कि मार्केट अटेम्प्ट करेगा 9700 को क्रॉस करने की, उसके ऊपर जाने की,
कल का भी ट्रेड अगर आपने देखा हो, ये जो निफ्टी पर 10,000 का लेवल है और उसकी कॉल में जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, आप क्या स्ट्रैटेजी करेंगे इसके लिए? देखिए, मैंने आई थिंक ऑलरेडी आपके चैनल पे एक दो बार मेंशन किया है कि वी आर वेरी बुलिश फॉर द सीरीज, वी आर एक्सपेक्टिंग अ लेवल्स ऑफ 9800। इनफैक्ट अगर कल के दिन का आप देखेंगे डेटा तो ये क्लियर के उभर के आता है कि कल के दिन में 96 पुट में जो हैवी राइटिंग हुआ है कपल्ड विद दी 97, 95 पुट, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी एनकरेजिंग। शायद मेरे ख्याल से बेस हैज़ ऑलरेडी शिफ्टेड टू 9600। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टेक अवे जो सेलियंट फीचर होता है डेटा में, वो मैं ये रीड कर रहा हूँ। इन यस्टरडे सेशन, इन स्पाइट ऑफ मार्केट correcting almost 30-40 points from the day's high, 9700 के कॉल में अनवाइंडिंग ही थी, मार्जिनल थी, बट इट वाज नॉट हैविंग एंड इन रैंकिंग ऑफ एन ऑप्शंस इट इज राइट नाउ 5th या 6th पोजीशन पर। सो मेरा ऐसा मानना है कि 9700 राइटर डज नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस, एट द सेम टाइम 9600 आर सो कॉन्फिडेंट कि मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में ये आपको 9800 के लेवल दिखा सकता है। तो द स्ट्रेटेजी विच वी वर रिकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स इज बाय 9600 कॉल ऑप्शन एंड सेल 9800 कॉल ऑप्शन, 2 लॉट। तो 1:2 का रेशियो हम बोल रहे थे। रीजन बीइंग इज दैट जो टाइम वैल्यू है वो शायद अगेंस्ट प्ले कर सकता है, तो इसकी वजह से आप 96 का एक कॉल लेके 98 की 2 कॉल बेच दीजिए, आपकी नेट कॉस्टिंग मेरे ख्याल से 63-64 के आसपास आएगी। एक्सपायरी अगर 9750 के ऊपर आती है तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। एक बार आप देखिए, मनापुरम फाइनेंस और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही स्टॉक्स खरीदारी की तरफ हेमंत ने थोड़ी देर पहले सुपरफास्ट फ्यूचर्स में रेकमेंड किए थे और दोनों ही स्टॉक्स इंट्राडे हाइस पर ही ट्रेड कर रहे हैं। 103-104 के लेवल्स पर है मनापुरम फाइनेंस और बैंक ऑफ इंडिया भी 142-143 के लेवल्स दिखा रहा है। इन दोनों स्टॉक्स के अलावा हेमंत, ओपनिंग के बाद कोई और स्टॉक ऐड करना चाहेंगे इस लिस्ट में? देखिए, मैं फार्मा इंडेक्स को देख रहा था, मुझे लगता है कि आज फार्मा इंडेक्स में काफ़ी मोमेंटम रहेगा और उसमें काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं। लुपिन आप लोगों ने मेंशन किया, मैं डॉक्टर रेड्डी भी मेंशन करना चाहूँगा। स्टार्टिंग में ही ओपन इंटरेस्ट अच्छा ऐड होने लग गया है। मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टॉक शायद इंट्राडे में भी आज 2750, 2770 तक देखने को मिल सकता है। तो फार्मा इंडेक्स मुझे लगता है आज खास नजर रखनी चाहिए इंट्राडे के लिए, आज काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। एक बार देख लेते हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को। हालांकि इसमें भी वही डेट और उस तरह के ट्रिगर्स हैं, लेकिन इस काउंटर का मूव जिस तरह का है, सिमी, आप ट्रेडिंग के लिहाज से कुछ इनिशिएट करना चाहेंगे क्या वीडियोकॉन पर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ट्रेडिंग के लिहाज से कोई ट्रेड अगर लिया जाता है तो ठीक है, एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही रिस्की बेट है और इसमें बहुत मतलब बुलिश हो जाने का कोई ज़रूरत है भी नहीं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा। 27 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 2550 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और एक्सपेक्ट कीजिए 30 का रेंज क्रॉस शायद करेगा बहुत जल्दी। जी, एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट को देख लेते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के बाद इसने अब काफ़ी कंसोलिडेट किया और कल इसमें एक अच्छा मूव आया था। इनफैक्ट नए हाइज इसने टच किए थे, 900 के लेवल्स को पार किया था और उसके बाद 879 के आसपास क्लोज हुआ था। आज भी अपना कल का मूव कंटिन्यू कर रहा है, 16 रुपये ऊपर है 896 के लेवल्स पर। मयूरेश, इन लेवल्स पर भी बाय किया जा सकता है क्या एवेन्यू सुपरमार्ट और पूरे ही रिटेल स्पेस में? क्योंकि लिस्टिंग के बाद भी, डीमार्ट की लिस्टिंग तक तो ये था कि इस पूरे स्पेस की री रेटिंग हो सकती है, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी हमने इंटरेस्ट बायस का देखा है इस स्पेस में। अभी आपका कन्विक्शन किन स्टॉक्स के साथ है रिटेल सेक्टर में? एवेन्यू सुपरमार्ट, दीपाली जी, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और नंबर्स और उसकी जो एबिटा मार्जिन है ये प्रूव कर रहे हैं। दूसरा, आई थिंक काफ़ी इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग में स्टॉक लगा नहीं था और कहीं ना कहीं आई थिंक जो प्रमोटर होल्डिंग है और प्रमोटर पेडिग्री है, आई थिंक ये स्टॉक में आई थिंक जो एक कन्विक्शन ये बरकरार रख रही है। तीसरा, आई थिंक एक बहुत क्लियर डिमांड सप्लाई मिसमैच है। जो इन्वेस्टर्स या HNI इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है वो बेचना नहीं चाहते हैं और जैसे परफॉर्मेंस ये कंपनी का एक सस्टेन्ड वे में ग्रो कर पाएंगे, बिकॉज दमानी जी का आई थिंक जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है, ही विल ग्रो द कंपनी इन अ वेरी सस्टेन्ड मैनर। 30-40% की ग्रोथ जो हिस्टोरिकली दिखाई है सस्टेन्ड मैनर, इफ इज एबल टू डू दैट, मेरे ख्याल से आई थिंक जो प्रीमियम वैल्यूएशन जो स्टॉक डिराइव करता है ये शायद बरकरार रहे। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स प्योरली अ केस ऑफ नोबडी इज वांटिंग टू सेल, और जो भी सेल करने आता है द बायर्स आर लैपिंग इट अप एंड ऑल्सो देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टॉक। और तीसरा, आई थिंक जो एक मिस आउट फीलिंग है ये शायद स्टॉक को पॉइंट रखे। तो येस, आई थिंक जो इन्वेस्टर्स के पास है ये स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई रिमेन पॉजिटिव ऑन द कंपनी।
बिल्कुल। खैर चलिए, मुंह तो काफ़ी अच्छा है। एक बार देखते हैं CDSL को। CDSL ने भी लिस्टिंग के बाद कोई हैवी प्रॉफिट टेकिंग देखी नहीं है, मुंह अच्छा है। अभी भी देखिए 3.25% ऊपर 300 के पार CDSL ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली लिस्टेड जो IPOs हैं उसमें ये एक वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग IPOs साबित हुआ है। CDSL पर मयूरेश क्या किया आपने लिस्टिंग के बाद? नहीं, अगेन मीर जी, जो इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट होता है आफ्टर स्ट्रॉन्ग मूव लुकिंग एट वैल्यूएशंस एंड फॉरवर्ड अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन पे एक एग्रेसिव बाय देना। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो डीमैट पेनिट्रेशन है, जैसे कंपनी ग्रो हो रही है और जो एक्सपेक्टेशन है स्टॉक मार्केट से इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द साइज पर से, आई थिंक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आई थिंक द स्टॉक इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड। सो आई थिंक इट्स द सेम व्यू अगेन। आई थिंक जैसे अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी एक कंपनी मेंटेन कर पाए तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स को IPO में स्टॉक लगा है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जी, लेकिन फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मूव है और फार्मा शेयर्स, इनफैक्ट पूरा ही फार्मा इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अब बढ़ने वाले शेयर्स अगर हम देखें इंडेक्स के, तो ल्यूपिन के बाद डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, सन फार्मा ये स्ट्रेंथ को लीड कर रहे हैं। अब ल्यूपिन करीब 3% ऊपर आ चुका है। किरण, फार्मा से कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे? और एक कॉमेंट आपका चाहिए BPCL पर। इस पूरे हफ्ते इसमें ये रिकवरी मोड में रहा है, अभी भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखो, मेरी नजर ऑरबिंदो फार्मा पे है। पिछले 6-7 दिनों से एक ही लेवल पे ट्रेड करता है, एकदम रेंज बाउंड ट्रेड है। 688 ब्रेकआउट लेवल है। 688 के ऊपर अगर चलता है तो एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी, जो कि अगर आज 688 के ऊपर चलता है तो आज ही आपको 710 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो 700 के ऊपर वाले कॉल्स में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि नीचे से बहुत अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, डिमांड देखने को मिल रहा है, जो कि ये 710 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। BPCL पे मेरा मानना है कि जो पुल बैक रैली देखने को मिल रही है करीबन 600 से लेके, वो कंटिन्यू होती नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका आज ब्रेकआउट मिल चुका है। आज के इंट्राडे ट्रेड के लिए 663 का स्टॉप लॉस सेट करूंगा और आपको करीबन 677 से 683 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। एक बार देखते हैं एडवांस डिक्लाइन मार्केट का कैसा है। हालांकि शुरुआती है टिक्स, अभी भी 15 मिनट हुए हैं मार्केट्स ओपन होके, लेकिन देख लेते हैं जो एडवांस डिक्लाइन है मार्केट का। शुरुआत को अगर हम देखें, जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं वो करीब 760 के आसपास हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 590 के आसपास NSE पर देखने को मिल रही है। BSE पर बढ़ने वाले काउंटर्स हैं करीब 850 से ज़्यादा, यानी 870 टू बी प्रिसाइज, और नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 622 के आसपास देखने को मिल रही है। हेमंत, एक बार IT स्टॉक्स पर बताइए, आप जिस तरह की एक्टिविटी है इस समय डेरिवेटिव्स में, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको? बिकॉज रिजल्ट सीजन है, थोड़ा सेंसिटिव रहेगा मार्केट, लेकिन अ स्टॉक लाइक इन्फोसिस या फिर TCS फॉर दैट मैटर कोई बहुत बड़ा आउट ऑफ रेंज मूवमेंट देने की इंडिकेशन इस समय तो एटलीस्ट नहीं दे रहा। देखिए, मुझे तो थोड़ा रेंज बाउंड सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है मीर, क्योंकि जिस तरह से डेटा पॉइंट्स प्लान आउट हो रहे हैं, इन्फोसिस में अभी भी 1000 कॉल में बहुत ज़्यादा राइटिंग है, नीचे 900 पुट में बहुत ज़्यादा राइटिंग है, तो ज़्यादा नहीं लगता कि स्टॉक कुछ भी रिएक्ट कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा रिजल्ट रिएक्शन से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, एक डेटा पॉइंट मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा IT के बारे में कि TCS में सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स हैं इस समय। तो अगर किसी तरह से कुछ पॉजिटिव आता है तो आई थिंक TCS विल बी द बिगेस्ट गेनर, बट ओवरऑल रेंज बाउंड सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है। जी, शुक्रिया आपका हेमंत, सिमी और किरण, आप तीनों का शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। मयूरेश, ये IDFC बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इनमें एक मेगा मर्जर का बस बना हुआ है, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन होगा आपका? नहीं, अगेन दीपाली जी, आई थिंक एक बहुत लॉन्ग रन प्ले है, और अगर ये मर्जर होता भी है, आई थिंक जो डायनेमिक्स है IDFC बैंक के लिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो 70,000 प्लस का EOM है, वहाँ पे एक एक्सेसिबिलिटी मिलती है, 700 प्लस ब्रांचेस में एक्सेसिबिलिटी मिलती है, प्लस आई थिंक दे गेट अ फोरे इनटू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ श्रीराम ग्रुप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड और फुट होल्ड है। श्रीराम एट द अदर हैंड अगेन गेट्स द बेनिफिट एंड एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ अ बैंक एंड अ पेडिग्री बैंक लाइक IDFC, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी पिरामिड एंटरप्राइज भी होगा,
क्योंकि आई थिंक इट ऑल्सो होल्ड्स 10-12% स्टेक इन द श्रीराम ग्रुप। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द मर्जर कैन हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स, क्योंकि IDFC और IDFC बैंक की जो आज की पेडिग्री है और एसेट क्वालिटी इश्यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल एक्सपोजर की वजह से काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई होते हैं और उनकी लोन बुक काफ़ी हद तक स्प्रेड आउट हो जाती है। तो विलय के हिसाब से आई थिंक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग रन है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी बैलेंस शीट पे बिल्कुल देखने मिलेगा। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग रन आउट स्टोरी, बट आई थिंक पॉजिटिवली प्ले आउट हो सकती है। जी, शुक्रिया मयूरेश आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यू सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। दो और मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ये सिक्योरिटीज के CEO प्रसन्न प्रभाकरन होंगे और फिच रेटिंग्स के टेलीकॉम एनालिस्ट नितिन सोनी होंगे, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा न्यूज़ फ्लो है और ऐसा बज़ है कि एक बड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है टाटा ग्रुप और भारती एंटरप्राइजेस के बीच में। क्या डिटेल्स हैं ये समझ लेते हैं अंचल से। अंचल बताइए एग्जैक्टली न्यूज़ फ्लो तो ये है कि टेलीकॉम और DTH बिजनेस को मर्ज किया जा सकता है और ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या डिटेल्स है अभी? बिल्कुल दिवाली, देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट मर्जर्स हो सकता है टेलीकॉम स्पेस में, और सिर्फ दोनों ही कंपनियों के यानी टाटा ग्रुप का टेलीकॉम आर्म और भारती का टेलीकॉम आर्म नहीं, इसके अंदर दोनों ही ग्रुप्स के जो DTH आर्म्स हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। देखिए बेसिक रूपरेखा ये है, जो बेसिक प्लान है वो ये, सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशंस के अंदर जितनी भी टेलीकॉम आर्म्स हैं उसके अंदर टाटा टेली सर्विसेज, टाटा स्काई, DTH आर्म जो है इनका दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। जो फाइनल एंटिटी बनेगी उसको कहीं ना कहीं भारती के साथ मर्ज करने की योजना की जा रही है। भारती एयरटेल के अंदर ऑलरेडी उनका जो एयरटेल DTH बिजनेस है वो इंक्लूडेड है और एक कंबाइन एंटिटी बनाने की कोशिश है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनकी कस्टमर बेस को देखेंगे दीपाली, 4.8 करोड़ ग्राहक, एक मैमथ कस्टमर बेस क्रिएट होगा इससे। साथ ही जो स्पेक्ट्रम टेलीकॉम एस्पेक्ट पे अगर नजर डालें तो 1800-800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम होल्ड करेगी जो फाइनल एंटिटी होगी और DTH कारोबार में अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाएगी, क्योंकि भारती का जो एयरटेल DTH है और टाटा स्काई दोनों ऑलरेडी टॉप रैंकिंग DTH कंपनीज हैं इंडियन मार्केट में और मर्ज होने पे ये अनडिस्प्यूटेड लीडर नई एंटिटी बनेगी। लेकिन इसके साथ चिंताएं भी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि क्लीन कट मर्जर होगा, क्योंकि एक तरफ भारती एयरटेल है, 90,000 करोड़ का डेट कंपनी है कंपनी के ऊपर, तो वहीं दूसरी ओर टाटा कॉम, टाटा टेली सर्विसेज, इन पे भी कर्ज है। हाँ, एयरटेल DTH पे डेट नहीं है लेकिन टाटा स्काई पे भी ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का डेट है। तो जो कंबाइंड डेट फिगर होगा वो एस्केलेट जरूर होगा, लेकिन ऑन द अपसाइड, क्योंकि एक कंबाइन एंटिटी, एक बड़ी एंटिटी क्रिएट होगी मल्टीपल कंपनीज को जोड़कर, तो उनके लिए काफी इजी हो जाएगा रकम जुटाना। जो अभी इंडिविजुअली अगर आप देखें भारती को अगर इश्यूज जो आ रहे हैं इजीली फाइनेंस करने को अपने डेट को, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी। तो लॉन्गर रन पे उस डेट को सर्विस करना एक कंबाइन एंटिटी के लिए ईजी हो जाएगा। बिल्कुल, और चैलेंजेस वैसे भी हैं ही काफ़ी इस स्पेस में। और अब देखिए इस स्पेस में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये भी है कि ग्लोबली अगर आप देखें तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, डेवलप मार्केट्स हैं, वहाँ पर 3 या 4 प्लेयर होते हैं टोटल बड़े, लेकिन उसमें से पैसे पहले 2 बनाते हैं, बाकी के 2 जो हैं दे कीप चेजिंग द मार्केट शेयर। तो वो कंपनी वही यहाँ पर जो भी इनका M&A एक्टिविटी चल रहा है वो उसी एंगल से चल रहा है दैट हु कम्स इन द टॉप 2 ब्रैकेट। राधामीर, एक और चीज ऐड करूंगा, आपको याद होगा पहले जियो की बात हो रही थी, शायद DTH में आ सकती। कहीं ना कहीं मैं अभी ये बात जब सोच रहा था, एक ऑप्शन ये भी है, एक स्ट्रॉन्ग कैश रिच प्लेयर अगर मार्केट में एंटर करता है उसे काउंटर करने के लिए एक कंबाइंड एंटिटी डेफिनेटली चाहिए होगी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ नितिन सोनी भी जुड़े हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मिस्टर सोनी, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया है इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो नाउ फिर से एक बार हो सकता है कि कंसोलिडेशन का और एक मूव देखने को मिले टेलीकॉम में, एंड रिपोर्ट्स आर कि अर्ली स्टेज में बातचीत चल रही है बिटवीन भारती ग्रुप एंड टाटा, उनके टेलीकॉम कारोबार को, DTH कारोबार को और सबमरीन केबल सिस्टम्स को मर्ज करने के लिए। क्या व्यू है आपका? Yeah, thanks for having me on the show. I think, first of all, the company hasn't confirmed this news yet, so it's more speculation right now. But theoretically, if it happens, very good for the industry. So you will have 3 stronger telcos, Hero, Vodafone, and RTB. And we are of the view that at some point, I think the competition would come down in the sector, and in 2018, there is tariff to start going up. Jio would have been a secure player in this market and start seeing some money with large investment of $30 billion. Overall, I think the main question to look for this merger is who will pay for the 30,000 crore
telecom. I don't think Bharti would be willing to take that debt on this field. But operationally, I think Bharti would have perhaps and Bharti would gain from large access to 81 large trust. And also its enterprise business in from larger fiber assets and the Tata Communications business, which is larger than the Bharti enterprise business. जी नितिन, लेकिन अगर ये मानकर चले कि ये मर्जर आगे फ्रूटिफाई होता है तो भारती एयरटेल के लिए इसकी सिनर्जीज क्या होंगी? क्या ये कह सकते हैं कि आइडिया वोडाफोन के मेगा मर्जर के बाद जो गैप क्रिएट हुआ था उसको फिल करने में हेल्पफुल होगा ये मर्जर भारती एयरटेल के लिए, बोथ विद रिगार्ड्स टू सब्सक्राइबर बेस या फिर रेवेन्यू मार्केट शेयर? Yes, so definitely you will, as a Bharti, you will gain market share. Their spectrum access is already solid. That will also do with access to 800 megahertz. Then the synergies of Bharti operation will be significant because they will be the market leaders by fight against the Dish TV Videocon combined. So, although this is a small business or overall Bharti consolidated revenue and EBITDA, it's a growing business, has a very good EBITDA margin as well. So, similarly on the enterprise business, large data centers, and as the transport data is growing in India with the connectivity capacity from US, Europe and regions growing, so Bharti will gain from large enterprise data centers and across countries connectivity. ऑलराइट, चलिए नितिन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। खैर देखना होगा कि क्या कोई रिस्पांस आता है ग्रुप की तरफ से, बिकॉज अभी तो अर्ली स्टेज में है बातचीत। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज़ से प्रशांत प्रभाकरन भी हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर प्रभाकरन, मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ जो अभी हमने बताई कि भारती और टाटास के बीच बातचीत चल रही है मर्जर को लेकर, यू नो अबाउट द टेलीकॉम DTH एंड ऑल। खैर ये इमिनेंट तो है M&A एक्टिविटी इंडियन टेलीकॉम में, लेकिन ऑन दिस पर्टिकुलर मर्जर आपका व्यू क्या है? ऑप्शन है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन द स्पेस इफ यू एंड अप लुकिंग एट इट। अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं रहा, आपका जो दो मेन कंपटीशन रहा है बाकी ये इंडस्ट्री में, एक रिलायंस है जिन्होंने ऑलरेडी वॉर चेस्ट बनाना चालू कर दिया फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टेलीकॉम, एंड देन यू हैव वोडाफोन एंड आइडिया दैट हैज कम टुगेदर। उसके अगेंस्ट खड़ा करने के लिए आपको बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना, कंबाइंड एंटिटीज, सब्सक्राइबर बेस को बनाए रखना और रिटेन करना, ये तो नेसेसिटी रहा है ये इंडस्ट्री का। Frankly speaking, in the next 3 or 4 years, you should have practically 2 players who will take up around 80% of this market, and the rest will be fighting for the 20%. Now, who will be the 2 left behind is the bet that we have to take for the future. जी, तो ऐसे में क्या अभी भी अगले कुछ क्वार्टर्स तक के लिए इस पूरे स्पेस को अवॉइड करना चाहिए मिस्टर प्रभाकरन? बिल्कुल, अभी तो गेम चालू भी नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, और होगा। ये प्राइस वॉरफेयर जो कंटिन्यू हो रहा है, जो ऑफर्स चालू हैं वो चालू ही रहेंगे टिल द पॉइंट ऑफ टाइम जियो कमांड्स अ मार्केट शेयर दैट दे आर कंफर्टेबल विद। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, इसका फाइनली रियलाइजेशन और स्ट्रैटेजी मूव तभी होगा जब उनका बेस इतना बड़ा रहे कि नॉट जस्ट ओनली टेलीकॉम बट दे एंटर योर हाउसेस, they end up making sure that they are connected via your cable for your television. ये सभी एंटिटीज को जब कवर करेंगे तब जाके पैसा बनाना चालू करेंगे। तो इसमें तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 months इट इज बेटर टू वेट एंड सी हाउ द सेक्टर पैन्स आउट। बिल्कुल, लेकिन मिस्टर प्रभाकरन, सिंस यू मेंशन रिलायंस, यू नो जैसे आपने खुद कहा कि दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है टेलीकॉम स्पेस में, एंड ऑब्वियसली अभी तो दे आर फार फ्रॉम बीइंग प्रॉफिटेबल स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर आप देखें टेलीकॉम को, तो
जो इनका मार्केट कैप है वो है करीब 4.25-4.5 लाख करोड़ के आसपास का, लेकिन इसके लिए इन्होंने डेट भी ठीक ठाक उठाया है। नाउ वी अंडरस्टैंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड वो सर्विस कर सकते हैं आसानी से, सस्ता मिलता है इन्हें कर्ज भी ग्लोबली अगर आप देखें। बट फिर भी प्योरली फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव आप देखें, अगर 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये एक वन ऑफ केपेक्स है। आई मीन द रेट वुड डिक्लाइन, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर वो करना तो पड़ेगा उन्हें गोइंग फॉरवर्ड भी। तो इन दैट केस रिलायंस में ये जो रिलायंस जियो का ट्रिगर था वो क्या पूरी तरह से प्राइस्ड इन है इन लेवल्स पे, और डू यू सी रिलायंस आउट परफॉर्मिंग? No, our call on Reliance clearly not just on their core business of refining, it continues to be positive. हमें अभी भी लग रहा है कि जो जियो का बिजनेस है इनका रियलाइजेशन बढ़ाएंगे इन लोग, इनका जो बेसिक मार्जिन्स है, स्कीम्स हैं, कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा, लेकिन दे विल एंड अप डिराइविंग वैल्यू। फ्रैंकली अगर 15% से 18% तक का रिटर्न न मिले इन्वेस्टमेंट में, तो धंधे में यूजुअली घुसने का रीजनिंग ही नहीं रहा, अनलेस यू गेट सच अ लार्ज मार्केट शेयर कि बाद में आपको प्राइस इंक्रीज करने का मौका मिले। एंड दैट इज व्हाट दे आर गनिंग फॉर। दे आर लुकिंग फॉर साइज, दे आर लुकिंग फॉर मार्केट शेयर विच इज लार्ज, और वही होने वाला है फ्यूचर में भी। जी मिस्टर प्रभाकरन, आज तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन लास्ट जब आपसे कॉन्वर्सेशन हुआ था ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले, तो आपका व्यू यही था कि थोड़ा डिप आ सकता है और अगले 3 से 4 महीने मार्केट्स के लिए थोड़े से कंसोलिडेशन भरे हो सकते हैं। वो व्यू आप अभी भी मेंटेन कर सकते हैं? और जो डिप की आपने बात की थी, डिप कितनी सीवियर हो सकती है, 3 से 4% या फिर उससे भी ज़्यादा? ना डिप इतना सीरियस होने नहीं वाला। देखो लिक्विडिटी, आज का मार्केट जो है जो 9,600-700 के आसपास जाके रुका हुआ है, लिक्विडिटी के बेसिस पे। फंडामेंटल्स जो आप कह रहे हैं, यही मार्केट का हाईली वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, और जब तक फंडामेंटल्स कैचअप नहीं करेंगे अगला अप मूव आना मुश्किल है। तो आपका जो भी मूव होगा वही रेंज में होगा और वही रेंज में घूमेगा ये मार्केट। लेकिन ये कंसोलिडेशन मार्केट के लिए नेसेसरी भी है। काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं मार्केट में जो मार्केट से बाहर रहे हैं, उनको एंटर करने का ये मौका है। डिप सीवियर नहीं है, आई डोंट सी मोर देन 1 to 2% correction in the markets off. That is not even a correction, it is basically a move which will end up getting further money into the markets off. Now Mr. Prabhakaran, आपने जो fundamentals की बात की, so I'll take example of let's say something like DMart. A plain simple back of the envelope calculation आप कर देखिए, तो इनके पास they have around 132 retail outlets और इनके मार्केट कैप है 56,000 करोड़ के आसपास। नाउ इफ़ यू डू अ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, इट कम्स टू अराउंड 430 करोड़ पर स्टोर। ये वैल्यूएशन इस समय डीमार्ट कमांड कर रहा है। अब एंड अभी भी आई मीन ऑब्वियसली पीपल आर बुलिश, हमने काफ़ी पॉजिटिव व्यूज सुने भी हैं डीमार्ट पे, आगे का जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट द रीज़न आई एम मैंशनिंग डीमार्ट इज़ कि इस तरह के जो स्टॉक हैं, इस तरह के मार्केट में वेयर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, वैल्यूएशन अपसाइड हो सकता है, लिमिटेड हो, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मेजर डाउन साइड है। आर दी स्टॉक्स नाउ वल्नरेबल फॉर अ साइजेबल करेक्शन अगर लिक्विडिटी या फिर मार्केट का सेंटिमेंट दो में से कोई भी एक यू टर्न ले? जिस दिन लिक्विडिटी टर्न होगा, करेक्शन तो सभी स्टॉक्स में आने वाला है। लेट मी एंड अप टेलिंग यू, इट इज नॉट अ सरप्राइज दैट आई विल एंड अप सीइंग द हायर वैल्यूड स्टॉक्स ऑफ, बट द बाउंस बैक दैट विल हैपन विल बी इन दीज क्वालिटी स्टॉक्स आल्सो व्हिच विल बी फास्टर। नाउ यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट जो है वैल्यूएशन देता है परफॉर्मेंस के लिए या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के लिए, और ये कंपनीज, आप ये बोलो या मारुति बोलो, जिनका स्ट्रैटेजी क्लीन रहा है, जिनका ग्रोथ कंसिस्टेंट रहा है पिछले 2 or 3 years ऑफ वेरिएबल मार्केट जो बोलते हैं, जो मार्केट कंसिस्टेंट रहा नहीं है, देयर हैव बीन रिस्क इन दिस मार्केट बट स्टिल यू हैव कंटिन्यू टू ग्रो, तो मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी दैट इज देयर इन द मार्केट्स। जो आज का तारीख का लिक्विडिटी है, डायरेक्ट इक्विटी में नहीं रहा, अभी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास है, और फंड मैनेजर उसी को रिवॉर्ड करेगा जिसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा। जिस दिन ये परफॉर्मेंस 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के लिए गिरेगा, ये मार्केट
भी उन्हीं को उतना ही पनिश करेगा जितना अपसाइड में मूव दिया है। जी, विश्वेश चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। फार्मा इंडेक्स क्लियर एक आउट परफॉर्मर है आज के सेशन में और ल्यूपिन अब 3.5% से ज्यादा की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ल्यूपिन पर विश्वेश क्या टारगेट्स हो सकते हैं आज इंट्राडे में, और फार्मा से ही कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगे क्या आज के लिए? मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं लुपिन का जो ये 1740 से 740 से मूव आया था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है, और वो उसमें भी अगर लास्ट का लेग देखे 1562 रिसेंट फॉल मेरे ख्याल से वो कंप्लीट हुआ है। तो उस फॉल का सिंपल रिट्रेसमेंट भी लेते हैं तो मेरा टारगेट आ रहा है 1155 और 1240। तो इंट्राडे में आप 1155 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 to 4 वीक होल्ड करें तो मेरे ख्याल से 1240 तक के टारगेट ऊपर में देखे जा सकते हैं। और रही बात यहाँ पे अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेना हो तो मेरा ऐसा मानना है डॉक्टर रेड्डी इन ऑल दिस स्टॉक्स, लुपिन जस्ट बॉटम से चला है लेकिन डॉक्टर रेड्डी चल के साइडवेज होके नेक्स्ट लेग स्टार्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो 2600 के स्टॉप लॉस से अगर खरीदे और समबडी विलिंग टू होल्ड द ट्रेड फॉर 3-4 सेशन, मेरे ख्याल से ऊपर में आपको 7-8% के टारगेट देख सकते हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 2850 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। कोई और पिक्स आप विश्वेश रेकमेंड करना चाहेंगे? फार्मा स्टॉक में ही एक स्टॉक है स्ट्राइड साशून। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्टॉक है ये रिलेटिवली अदर फार्मा स्टॉक के कंपेयर में काफ़ी अंडरवैल्यूड रहा है। एट द सेम टाइम द वे डेटा इज सजेस्टिंग, मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं यहाँ पे some sort of a long build-up हो रहा है when the prices was going down. So I think that in a very shorter term 960 won't break and upside में आप 1050 तक के टारगेट दे सकते हो। तो in a very shorter term for a trader stride session from a risk reward point of view looks very promising to me. जी, मिस्टर प्रभाकरन, ये ल्यूपिन 3 दिन से कांस्टेंट अप मूव दिखा रहा है। यूएस में इन्होंने एक ड्रग लॉन्च किया, उसके बाद से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट में देखा जा रहा है। इनफैक्ट पूरे ही फार्मा में जो इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव ही है। ये ल्यूपिन आपको कैसा लगता है इन लेवल्स पर? और फार्मा में ही क्या आपने कुछ बाय रिकमेंडेशंस दी हैं अपने क्लाइंट्स को? फार्मा हमारा जो व्यू रहा है सेइंग दैट एनी कंपनी विच इज फोकस्ड ऑन द यूएस वी हैव आस्क्ड अ टेम्पररी होल्ड टू दी स्टॉक्स ऑफ। तो औरबिंदो फार्मा हुआ जिनका अराउंड 50-55% मार्केट शेयर वहीं से आता है। 2 हमारे बाय लिस्ट में है, इट इज़ अ होल्ड एज ऑन डेट ऑफ। द ओनली स्टॉक दैट वी हैव गिवन अ बाय ऑन इन द फार्मा सेक्टर इज सिप्ला बिकॉज दे हैव ओनली अ 15% एक्सपोजर ऑन द यूएस मार्केट्स। उनका अराउंड 40% इंडियन मार्केट्स के लिए और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो जो आज के तारीख में जो प्राइसिंग प्रेशर और रेगुलेटरी प्रेशर दिख रहा है यूएस से, ये आइसोलेटेड है उसमें से, और ये कंटिन्यू कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 12 to 13% CAGR ग्रोथ देने का। तो बेसिकली ओवर द लॉन्ग रन इट शुड बी अ गुड स्टॉक टू हैव इन योर बुक्स। औरबिंदो इज अनदर स्टॉक दैट वी लाइक प्राइमरली बिकॉज दे डोंट हैव अ सिंगल प्रोडक्ट जो 3% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है उनके बैलेंस शीट में। तो कोई भी ऐसा ड्रग या कोई भी ऐसा जेनरिक ड्रग उनके किटी में है नहीं जो अगर बंद भी हो गया तो बैलेंस शीट में बड़ा सा डेंट देगा। एक बार कैश के गेनर्स को देखते हैं। अच्छा मूव जिन स्टॉक्स पर है, JBM ऑटो करीब 11% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। यूनिटेक है जो कि 7% ऊपर है। मुंजाल ऑटो 7.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। TTML ये तो खैर आज सुबह से ही अप मूव में, ये करीब 6% ऊपर है। जयश्री टी 5.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हैरिसन मलयालम है जो कि 5% ऊपर है। ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव इंटरेस्टिंग इस समय देखने को मिल रहा है। ये जो टी एंड कॉफ़ी स्टॉक्स हैं, नाउ ऑब्वियसली इट सीम्स दैट द डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू रिमेन अंडर थ्रेट आने वाले कुछ समय के लिए। टी कॉफ़ी स्टॉक्स पर मिस्टर प्रभाकरन क्या करेंगे आप? आज के तारीख में हमने कवर नहीं किया है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट दीज आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई दैट कम्स इन फ्रॉम दीज फार्म्स दैट एंड अप ग्रोइंग द टी एंड कॉफी प्लांटेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. You have had a good period of time where you have ended up seeing that prices have remained flattish to a slight increase of. So frankly speaking, there are much better counters and areas to concentrate on. If you are taking a rural economy, then I'll go into the rural related stocks where we are comfortable with. But I'll stay, we don't have frankly a coverage in tea and coffee at this point of time. जी
चलिए आज सीधे रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में आनी सुपर शेयर। सुमित है हमारे साथ, बताइए सुमित आज का स्टॉक। आज दीपाली एक डाइवर्सिफाइड प्ले लेके आए हैं जो कि केमिकल स्पेस में भी है, टेक्सटाइल में भी है, ऑटोमोटिव में भी है। तो अलग अलग सेगमेंट में कामकाज करती है कंपनी। कनौरिया केमिकल ये कंपनी चुनी गई है। चुनने की वजह पहले तो कंपनी के अगर लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे, 4 क्वार्टर के नंबर्स कंसिस्टेंटली कंपनी ने अच्छे नंबर दिए हैं और मुनाफा करीब 4 क्वार्टर्स में 60 से 70% के आसपास बढ़ चुका है। अगर आप मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो लगातार अच्छे नंबर, क्योंकि कंपनी के जो टेक्सटाइल डिवीजन है जो कि अफ्रीका में है वो अच्छा कर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल जो है वो अच्छा कर रहा है। ऑटोमोटिव में कंपनी बस ऑडी ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको ये कंपनी केटर करती है, उनके लिए बैक लाइट्स या फिर कुछ ऑटोमोटिव रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराती है। 5-5.5 रुपये के आसपास ये कैश ईपीएस है, ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस है। 75% कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी है और कोई भी हिस्सा गिरवी नहीं है। अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, करीब 1.5-2 रुपये के आसपास का डिविडेंड कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देती हुई आई है और उस डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन भी कर रही है। क्रूशल चीज़ ये है क्योंकि क्रूड की कीमतें नीचे आई हैं, वो कंपनी के आने वाले समय के लिए जो इनपुट कॉस्ट है उसको ईज आउट करती है, जो कि नतीजों की विजिबिलिटी को और बेहतर करती है। तो एक अच्छी इंप्रूवमेंट केमिकल स्पेस से आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। वैल्यू वाइज देखें तो करीब 6 रुपये के आसपास की ईपीएस और 11 से 12 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है FY19 के लिए और इन्हीं ट्रिगर्स के आधार पर खरीदारी की राय है। जो लक्ष्य है करीब 120 रुपये का है। ऑल राइट, तो कनौरिया केमिकल्स पर आप नज़र रखिएगा। फिलहाल 3.5 रुपये के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो टारगेट है वो है 120 का, नज़र रख सकते हैं इस पर। शुक्रिया सुमित। मिस्टर प्रभाकर, कोई हिडन जेम आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है पिछले 1-2 महीने में वेयर यू डिस्कवर्ड कि इवन एट दीज लेवल्स अट्रैक्टिव हो वैल्यूएशंस? नहीं, हम लोग we prefer, our investors are typically long-term investors, so we stick to conservative stocks which have given performances which are consistent and management is known for their quality that they have ended up going in for. Our recommendations and our focus for the next 2 or 3 years remains the agri segment that I had spoken about. We like the fact that there are a lot of areas in this which is a focus of government. Government का बड़ा focus रहा है, उनका जो logistics के लिए जो development हो रहा है, infra का development हो रहा है to reach out to rural India is large. Electricity जो उन्होंने commit किया हुआ है 2018 तक that all villages will be electrified is a big thing. Though a negative for the BFSI space, the loan waiver is going to be a big positive to push consumption in the rural side of the economy of. So we like this space, and our recommendations in this space are related to one, which is Swaraj Engines, which is a company which supplies around 85% of its produce to M&M. You have another company in the space which is Finolex Industries, which basically makes PVC pipes for irrigation and end up supplying it. It has built-in capacity over the last 2 years. So these are the 2 stocks that we have in our kitty which we believe will be outperformers in the future. जी, शुक्रिया मिस्टर प्रभाकरन और विश्वेश आपका भी शामिल होने के शो में और मार्केट्स पर अपने व्यूज देने के लिए।